प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए प्रतिनिधियों से मुलाकात। कई राष्ट्र अध्यक्षों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। 24 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष ने बनाई रणनीति। हजारीबाग में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 14 गिरफ्तार, भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और गांजा बरामद। धनबाद में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने की कुर्की जब्ती। और झारखंड समेत देश भर में ईसाई समुदाय आज मना रहा राख बुधवार। ईसाई समुदाय में 40 दिनों के उपवास की शुरुआत का है प्रतीक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने आए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात में डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई और भारत में इनोवेशन के अवसरों पर चर्चा हुई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने हैदराबाद हाउस में नई दिल्ली में मुलाकात की है और भारत चौथे अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन की मेजबानी इस समय कर रहा है। और इस मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि आज कई सारे वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात है और इस बीच इसकी मुलाकातों का जो ये दौर है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सबसे पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा इस दौरान हुई है और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन कल कई महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन किया गया। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह समिट अब विश्व स्तर पर सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन बन गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सूचना प्रसारण मंत्रालय के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एआई के इस दौर में हमने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक नेता एआई के सही और उचित इस्तेमाल पर सहमति बनाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। ये समिट भारत के एआई क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकेत दे रहा है। वहीं हार्मफुल कंटेंट को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारत के संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा। एआई भारत की एक बहुत बड़ी क्षमताओं में से एक बन रही है। सब तरफ देख पा रहे हैं कितनी एनर्जी है यहाँ पर, कितना जोश है, कितना एक क्यूरियोसिटी है और किस तरह से एआई का उपयोग करके समाज की, इकोनॉमी की, देश की बड़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें, उस भावना के साथ ये एआई समिट है। इस एआई समिट में दुनिया भर के टेक्नोलॉजी लीडर्स, ग्लोबल पॉलिसी लीडर्स सब उपस्थित हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित करके नई जनरेशन में उत्साह भरा है। एआई इन एजुकेशन और एजुकेशन इन एआई पर चर्चा हो रही है, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स और संस्थान को सशक्त बना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई इम्पैक्ट समिट आयोजन करके भारत की न्यू जनरेशन के अंदर एक नई उत्साह भरा है। 2 विषय पे, एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई। एआई को यूज करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने नई जनरेशन को कैसे ज़्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे, ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चौथे वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में एआई की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि ये भारत भर में जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने भारत की मेजबानी को वैश्विक प्रौद्योगिकी की शक्ति के रूप में देश की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। जितेंद्र सिंह ने एआई और डिजिटल नवाचार में भारत की तीव्र प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया।
Artificial intelligence is going to be an important component of our working, whatever we are here, whatever we are domain. And here we have developed a large language model. Credit goes to Prime Minister Modi because he has an out-of-box thinking. He encourages these initiatives. I think for the first time, government has taken an initiative to come out with a government-owned sovereign long language model. एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन सुषमा स्वराज भवन में महिलाओं से जुड़े विषय एआई बाय हर पर खास चर्चा हुई। इस चर्चा में अलग अलग आईटी कंपनियों से जुड़ी महिलाओं ने अपने विचार रखे। The importance to be in the moment and the future is so important and women should not be left behind, ये हमारा मोटो है। इसके साथ ही भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 भी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद दो विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की घोषणा की गई। दोनों देशों ने कल रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहित प्रमुख क्षेत्रों में 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ने इन समझौतों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया है। भारत फ्रांस के साथ मिलकर स्वास्थ्य, डिजिटल विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एआई केंद्र खोलेगा। फ्रांस भी ट्रांजिट वीजा खत्म करने का प्रयास करेगा। और इसके साथ ही भारत में हैमर मिसाइलों के उत्पादन पर भी सहमति बनी है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीएल और फ्रांसीसी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सैफरन मिलकर बनाएंगे। भारतीय सेना और फ्रांसीसी लैंड फोर्सेज में अधिकारियों की पारस्परिक तैनाती के लिए एक अलग समझौता भी किया गया है। तो भारत फ्रांस के बीच अहम समझौते हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में रक्षा सहयोग को किस तरह से भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के गति देते हुए नजर आएंगे। H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का भी उद्घाटन होगा और इसके साथ साथ उद्घाटन किया गया जो भारत में अपनी तरह की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। बिल्कुल, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस मिलकर इस पर काम करेंगी। दोनों देश मिलकर भारत में दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा और इसे पूरी दुनिया को निर्यात कर सकेंगे। दोनों पक्षों ने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष नामक पहल की भी यहाँ पर शुरुआत की है, यानी कि रक्षा सहयोग के पुराने समझौतों का भी नवीकरण हुआ है। और वहीं मैक्रो ने कहा कि भारत फ्रांस के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। उन्होंने कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक हम रक्षा सहयोग का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश कानून के शासन में दृढ़ विश्वास रखते हैं। और परमाणु ऊर्जा सहयोग को लेकर भी अहम समझौता हुआ है। जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट पर तेजी से काम करने पर सहमति बनी है। एसएमआर और एएमआर पर रिसर्च और डेवलपमेंट करार की भी यहां पर हुआ है। यानी कि अहम समझौते भारत फ्रांस के बीच इसरो और सीएनईएस का साझा सैटेलाइट विकास यानी कि एरोस्पेस के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस साथ आएंगे। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान में भी सहयोग, स्पेस और साइबर की दुनिया में अब दोनों देश मिलकर काम करेंगे। 2026 में स्पेस डायलॉग का तीसरा सेशन भी आयोजित किया जाएगा। तो भारत और फ्रांस के बीच अहम समझौते हुए हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, स्पेस की बात की जाए, इंडो पैसिफिक सहयोग की बात की जाए, यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के इमानुअल मैक्रो के बीच जो समझौते हुए उसको लेकर के मास एट्रोसिटी मामलों में वीटो पावर पर चर्चा हुई, रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर सहमति बनी है। तो इंडो पैसिफिक में किस तरह से सहयोग को और भी गहरा किया जा सकता है, सहयोग को और बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई, सहमति बनी। चीन की दादागिरी का विरोध भी किया गया और आतंकवाद को लेकर के किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, विरोध करेंगे हर मंच पर, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। तो भारतीयों के लिए फ्रांस एयरपोर्ट पर वीजा फ्री ट्रांजिट को लेकर भी फ्रांस ने कहा है कि वो इसको लेकर प्रयास करेगा। पायलट प्रोजेक्ट 6 महीने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और 2030 तक 30,000 भारतीय छात्र बुलाएगा फ्रांस। इंटरनेशनल क्लासेस की भी शुरुआत होगी बहुत जल्द। तो भारत और फ्रांस के बीच यहाँ पर कई अहम मुद्दों पर सहमति बनती हुई नजर आई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया।
जो 19 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 24 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट पेश करेंगे। राज्यपाल ने अपने भाषण में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अन्य दिवंगत पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी जानते हैं कि विगत वर्षों में हमारी सरकार ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में संविधान की परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और प्रदेश के नागरिक के बीच भाईचारे की भावना को बलवती करने में सफलता पाई है। लोकतांत्रिक परंपराओं का पूर्ण निर्वहन करते हुए जाति, धर्म तथा वर्ग के भेद से ऊपर उठकर राज्य के सर्वांगीण विकास, सभी नागरिकों के जीवन में अमन, चैन, खुशहाली लाने और राज्य को तीव्र गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ईमानदार प्रयास किया है। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण तथा कानून का शासन स्थापित किया गया है। राज्य में विघटनकारी और उग्रवादी तत्वों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न घटनाओं में कई अपराधियों को न केवल पकड़ा गया बल्कि घटनाओं को घटित होने से रोका भी गया है। वर्ष 2025 में साइबर अपराध से संबंधित 1413 प्रतिवेदित कांडों में कुल 1268 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से अब तक 111 करोड़ रुपए की राशि को ब्लॉक किया गया है। इससे पहले कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में हुई इस बैठक में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान बजट को लेकर भी चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में सार्थक चर्चा हो, इसका प्रयास होना चाहिए। राज्य में निकाय चुनाव की गहमागहमी तेज है और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार वार में जुटे हैं। उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। झामुमो, कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। राजनीति का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है और वाक युद्ध तेज है। चुनावी मैदान में दावों और वादों के साथ आरोपों और प्रत्यारोपों की छड़ी लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार निकाय चुनाव की वोटिंग 23 को और मतगणना 27 फरवरी को होगी। निष्पक्ष चुनाव को लेकर सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। इधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मानगो नगर निगम चुनाव में पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी के लिए संकल्प पत्र जारी किया। मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी समर्थित प्रत्याशी शहर के सुंदरीकरण और विकास के लिए संकल्पित है। शैक्षिक दृष्टिकोण से इस संबंध में आवश्यक प्रयास करेंगी और प्रयास करके यहाँ पे उच्च शिक्षा, महाविद्यालय इत्यादि की वहाँ व्यवस्था करेंगी। उसके साथ ही पूरे मानगो नगर निगम क्षेत्र में सड़क और नालियाँ हैं बहुत टूटी हुई है, दयनीय स्थिति में है, उनकी मरम्मत करेंगी और नए क्षेत्रों के निर्माण करेंगी। सब्जी है, खुदरा और विक्रेता है, उनकी पार्किंग युक्त वेंडर जोन बनाया जाएगा। अभी आज के दिन में उसके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस ने अभियान चलाकर कटकमदाग, लोसिंघना और ईचाक थाना क्षेत्र से 14 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया गया है। पुलिस की एक व्यापक कार्रवाई शुरू हुई, जिसके अंतर्गत 3 थाना क्षेत्रों में कुल मिलाकर 14 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें हम लोगों ने अच्छी खासी मात्रा में ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है और कुछ पैसा नकद भी बरामद हुआ है, वाहन बरामद हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो बाहर के भी 2 व्यापारी यहाँ पे आए थे ब्राउन शुगर लेने के लिए, गांजा लेने के लिए। वो लोग, उन्होंने अपने बयान में बताया है कि वे लोग अक्सर हजारीबाग से ले जाया करते थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने धनबाद जिले के वासेपुर इलाके में आपराधिक सरगना प्रिंस खान के घर की कुर्की जब्ती की। पुलिस की ओर से कुर्की जब्ती की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि कानूनी प्रक्रिया में कमी न रहे। पुलिस उपाधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया गया है और कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने लालच के जरिए मतांतरण पर रोक लगाने की बात कही है। लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लालच और जबरदस्ती के माध्यम से होने वाले मतांतरण पर रोक लगाने की बात कही और साथ ही घर वापसी अभियान को गति देने और समाज द्वारा पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी उठाने पर भी जोर दिया। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने अवैध रूप से आए लोगों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की बात कही। स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद बुधू भगत की 134वीं जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के चान्हो से लेकर लोहरदग्गा तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोहरदग्गा में आयोजित विकास मेले का भी आयोजन किया गया। चान्हो प्रखंड के शीलागई में आयोजित वीर शहीद बुधू भगत की 134वीं जयंती समारोह में कल्याण मंत्री चंद्रा लंडा और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बतौर अतिथि शामिल हुए। अतिथियों ने वीर बुधू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर बुधू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिल्ली गांव में हुआ था। वे 1831 से 32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे और अंग्रेजों एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए 14 फरवरी 1832 को अपने भाई, बेटे, भतीजे और 150 साथियों के साथ शहीद हुए। भारत देश का आजादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, वैसे लोगों के लिए आज हम यहाँ उपस्थित होकर उसका जयंती मना रहे हैं, उसका समारोह है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये राजकीय समारोह के रूप में इसको अध्यापन करना, आत्मसात करना, इसको मान्यता प्रदान करना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने संबोधन में कहा कि वीर बुधू भगत का जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने कहा कि उनका त्याग और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक है। आज कई सारे परिसंपत्ति भी करोड़ों रुपयों से भी अधिक की परिसंपत्ति आज हमें किसानों को समिति के माध्यम से सरकार ने किया है और आज आने वाले समय में भी जो भी आवश्यकताएं हैं, न केवल इस समिति की मगर इस क्षेत्र के लोगों की, उन चीजों को भी पूरा हम लोग शहीद के नाम पे कर पाएंगे। वहीं लोहरदग्गा के मैना बगीचा स्थित लड़का आंदोलन स्थल पर सांसद सुखदेव भगत के नेतृत्व में जयंती समारोह सह विकास मेला आयोजित हुआ। सांसद ने कहा कि वीर बुधू भगत की शहादत अन्याय के खिलाफ न्याय का संदेश देती है। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वीर बुधू भगत के संघर्षों को याद किया। मुझे लगता है गर्व महसूस होता है कि हमारे कर्म भूमि जो रही है, जो हमारा संसदीय क्षेत्र, वहाँ से आते हैं और केवल वीर बुधू भगत की बात नहीं आती है, पांडे गणपत राय की बात उठा ले, जतरा टाना भगत की बात उठा ले, तेलंगा खड़िया की बात कर ले,
शेख भिखारी के बाद, जैसे बहुत सारे, ये तो वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, उस भूमि से हम आते हैं। तो आज उनका स्मरण करते हैं, उनकी जयंती है। इसके माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ हैं, चाहे नशाबंदी की बात करें या शिक्षा बढ़ाने की बात करें या अन्य सामाजिक जो कुरीतियाँ उनको दूर करने के हम लोग संकल्प में हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण विकास को उसी तरीके से सपोर्ट करें जैसे यहाँ करने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास जो है वो आप कह सकते हैं झारखंड की आत्मा है। वीर बुद्धू भगत का बलिदान आज भी समाज को एकजुट होकर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। जयंती समारोह के माध्यम से नेताओं और जनता ने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद, एसपी सादिक अनवर रिजवी सहित कई लोग मौजूद थे। रांची से असीम की रिपोर्ट। रांची स्थित योगदा सत्संग आश्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की ओर से कर्मचारी कल्याण संबंधी कार्यक्रमों और पहलों की जानकारी दी गई। रांची स्थित योगदा सत्संग आश्रम में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में ESIC के क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन, सहायक क्षेत्रीय निदेशक राजेंद्र टुडू और आश्रम के स्वामी सदानंद तथा ब्रह्मचारी सत्संगानंद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन ने बताया कि कर्मचारियों के लिए ESIC किसी वरदान से कम नहीं है। यानी आपके अगर हम किसी वर्कर को 10,000 दे रहे हैं तो ESIC को 400 रुपये देने हैं। इसके एवज में हम वर्कर और उनकी फैमिली को, जो उनके निर्भर परिवार के ये लोग हैं, उनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट देते हैं। उनके बीमारी से लेकर, विकलांगता से लेकर, आय की क्षमता में नुकसान से लेकर, और अगर देहांत हो जाता है तो उनके परिवार को पेंशन तक हम सारा कुछ सुविधा देते हैं। और बीमारियों में तो बहुत ही विस्तृत सुविधाएं उपलब्ध है। मौके पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को चेक प्रदान किया गया। सभी लाभार्थियों ने ESIC की पहल को सराहा। मेरा पति यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कर रहे थे और यहाँ ऐसे पैसा मिला, पेंशन पे बना है, PF पैसा मिला, तो सब चीज़ का सुविधा मिली। यहाँ मेरी मम्मी के लिए, सब लोगों के लिए पेंशन सब मिल रहा है यहाँ SI ऑफिस के द्वारा। हाँ, पेंशन मिलेगा, हर महीना मिलेगा। ESIC की इस पहल से कई परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट दूर हुए हैं, जो इसकी व्यवहारिकता और उपयोगिता के जीवंत प्रमाण हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद में भारत और नीदरलैंड के बीच मुकाबला होगा। भारत ने ग्रुप A से सुपर 8 चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 में जगह बनाने के बाद भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में 18 फरवरी को नीदरलैंड से भिड़ेगी। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मात देकर सुपर 8 में जगह बनाई थी। उस हाई वोल्टेज मुकाबले में मिली जीत के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच का ज्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन T20 विश्व कप में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैसे भी इस विश्व कप में कुछ उलटफेर देखे जा चुके हैं और भारतीय टीम किसी भी तरह के उलटफेर से बचते हुए विजयी सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। सुपर 8 स्टेज के शुरुआत से पहले भारतीय टीम आखिरी मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाना चाहेगी। वहीं जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स की टीम उलटफेर के लिए जानी जाती है। 2022 के T20 विश्व कप में नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया था। वे नजदीकी अंतर से मैच गंवा बैठे थे, लेकिन टीम की क्षमता को लेकर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। झारखंड समेत देश भर में ईसाई समुदाय आज राख बुधवार मना रहा है। ईसाई समुदाय में 40 दिनों के उपवास की शुरुआत का प्रतीक राख बुधवार है। राख बुधवार को चालीसा काल और लेंट भी कहा जाता है। रांची के संत मरिया महागिरजाघर में आज बिशप विंसेंट आइंद ने धर्मावलंबियों के माथे पर राख लगाते हुए प्रार्थना की। उन्होंने आज के दिन को त्याग, तपस्या और बलिदान का दिन बताया। ईश्वर जानता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही जब हम
उपवास करते हैं तो वो भी हमारे बाह्य जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब दिखावा के लिए नहीं करना है। तो ना दान देने में, ना प्रार्थना करने में, ना उपवास करने में हम दिखावा के लिए करें, लेकिन हम ये सब करें अपने तप के लिए, अपने आप को एक तरह से साधने के लिए। मौके पर फादर कृष्णदास ने कहा कि चालीसा काल में ईसाई धर्मावलंबी त्याग, तपस्या और बलिदान कर ईश्वर के करीब आने की तैयारी करते हैं। आज से 40 दिन बाद लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, जो कि ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। विनती उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों को दान देते हैं। ये सब करके हम लोग ईश्वर के नज़दीक आने के प्रयास करते हैं, मन परिवर्तन करने के प्रयास करते हैं और ईश्वर और लोगों के साथ एक साथ रहने के प्रयास करते हैं। ये हमारे लिए एक पवित्र काल है। इस काल से हम लोग ईश्वर की आशीष भरपूर पाने के लिए प्रयास करते हैं। वहीं मसीही समुदाय के लोगों ने कहा कि यह लेंट का समय हर मसीहियों के लिए जीवन का खास दिन होता है। लोग इस दौरान सांसारिक जीवन को छोड़कर ईश्वर के करीब आने का प्रयास करते हैं। इस चालीसा काल में बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जो ख्रिस्तियों के द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें शादी ब्याह और बहुत सारे कुछ रिचुअल हैं जिनको नहीं किया जाता है। इस चालीसे काल में हम लोग त्याग, तपस्या ये करते हैं जिससे कि हम अपने मन दिल को भी तैयार करते हैं और इसमें हम लोग गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राख का टीका जो हम सभी ख्रिस्तियों के माथे पर लगाया जाता है, ये हम लोगों को याद दिलाता है कि मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में एक दिन हम सबों को मिल जाना है। और इस चालीसा काल में सभी लोग प्रार्थना, त्याग, तपस्या करते हैं और एक दूसरे को दान दक्षिणा के द्वारा मदद करते हैं। चालीसा काल हर ईसाई धर्मावलंबियों के जीवन में महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान लोग बुराई को छोड़ अच्छाई के रास्ते को अपनाते हैं। इस दौरान शादी विवाह समेत अन्य उत्सव और कार्यक्रम नहीं होते। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए प्रतिनिधियों से मुलाकात। कई राष्ट्र अध्यक्षों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। 24 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष ने बनाई रणनीति। हजारीबाग में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 14 गिरफ्तार, भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और गांजा बरामद। धनबाद में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने की कुर्की जब्ती। और झारखंड समेत देश भर में ईसाई समुदाय आज मना रहा राख बुधवार। ईसाई समुदाय में 40 दिनों के उपवास की शुरुआत का है प्रतीक।